हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी का 125 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पिछले 2011 से 2023 तक के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों एक बार में ही याद हो जाएं और एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करके दिया था। अगर आप लोगों ने मेरे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का ज्योग्राफी का 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी तरह की और भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है नवीकरणीय योग्य, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रवाह, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है जैव और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है अनवीकरणीय योग्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय योग्य के बारे में थोड़ा सा ये बातें जानना हम लोग को जरूरी है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहा जाता है। तो वैसे संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा ऑप्शन में है अजैव, तीसरा ऑप्शन में है मानवकृत और चौथा ऑप्शन में है अक्रिय। इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन में है गुजरात, तीसरा ऑप्शन में है राजस्थान, चौथा ऑप्शन में है झारखंड। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तीसरा में कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पहले नवीकरणीय योग्य के बारे में जान लेते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहा जाता है। वैसे संसाधन जिनका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है वन, दूसरा ऑप्शन में है जल, तीसरा ऑप्शन में है पवन ऊर्जा और चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इनमें से सभी जो दिया हुआ है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है बाघ, दूसरा ऑप्शन में है जल संसाधन, तीसरा ऑप्शन में है शमशान, चौथा ऑप्शन में है चारण भूमि। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जल संसाधन। जल संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जल संसाधन एक तरह का राष्ट्रीय संसाधन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। जल, दूसरा ऑप्शन में है खनिज, तीसरा ऑप्शन में है भूमि,
चौथा ऑप्शन में है भवन। हमसे पूछा है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 भवन। भवन जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है बच्चों इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। हम लोग नवीकरणीय के बारे में भी जस्ट पढ़े हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिनका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन में है गैस, तीसरा ऑप्शन में है कोयला, चौथा ऑप्शन में है खनिज तेल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कोयला, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों पेट्रोलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन है जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चों पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन में है लाल मृदा, तीसरा ऑप्शन में है काली मृदा, चौथा ऑप्शन में है लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा। इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? तो जलोढ़ मृदा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पवन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है जल। सौर ऊर्जा का उपयोग बार बार कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग बार बार कर सकते हैं, जल का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए जीवाश्म ईंधन जो हो जाएगा वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है। निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है भूमि, दूसरा ऑप्शन में है जल, तीसरा ऑप्शन में है मानव, चौथा ऑप्शन में है चट्टानें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मानव। मानव जो है वो जैव संसाधन है। मानव किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जैव संसाधन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन में है लाल मृदा, तीसरा ऑप्शन में है काली मृदा, चौथा ऑप्शन में है लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 काली मृदा। काली मृदा जो है वो कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बच्चों निम्नांकित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मरुस्थलीय मृदा, दूसरा ऑप्शन में है वन मृदा, तीसरा ऑप्शन में है लेटराइट मृदा, चौथा ऑप्शन में है लाल और पीली मृदा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है वो रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली और लवणीय कौन सी मृदा? तो मरुस्थलीय मृदा।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है। निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है, मृदा को हम लोग बचा नहीं सकते हैं। पहला ऑप्शन में है समोच्च जुताई, दूसरा ऑप्शन में है पट्टी कृषि, तीसरा ऑप्शन में है रक्षक मेखला बनाना, चौथा ऑप्शन में है ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मृदा का संरक्षण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ढाल पर ऊपर से नीचे हल चलाना। ढाल पर ऊपर से नीचे हल चलाएंगे तो मृदा का संरक्षण नहीं होगा, जबकि मृदा बह जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। हमसे जैविक संसाधन पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है चट्टान, दूसरा ऑप्शन में है सोना, तीसरा ऑप्शन में है लौह अयस्क, चौथा ऑप्शन में है पशु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पशु। पशु जो है वो जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है। सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा ऑप्शन में है व्यक्तिगत संसाधन, तीसरा ऑप्शन में है विकसित संसाधन और चौथा ऑप्शन में है सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय संसाधन। सड़कें व नहरें जो है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बताने से पहले बच्चों आप लोगों को बता दें कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों की पकड़ अच्छी रहेगी तो आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है बच्चों, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में है गुजरात, चौथा ऑप्शन में है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल और पीली। हमसे पूछ रहा था कि काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है बच्चों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है विकास, दूसरा ऑप्शन में है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन में है संसाधन, चौथा ऑप्शन है नियोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है बच्चों, भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं है। भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं है। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का कटाव। इनमें से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है। पहला ऑप्शन में है वनों का कटना, दूसरा ऑप्शन में है खनन, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों अति पशुचारण, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन।
इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है वो भूमि निम्नीकरण में भूमिका नहीं निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है बच्चों, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जैव, दूसरा ऑप्शन में है राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन में है अजैव, चौथा ऑप्शन में है सामुदायिक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जैव। जैव जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस संसाधन में मानते हैं? तो दूध देने वाली गाय को हम लोग जैव संसाधन में रखेंगे। कौन सा संसाधन? तो जैव संसाधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों कृषि योग्य भूमि, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है चारागाह, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बंजर भूमि, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है वन भूमि। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 कृषि योग्य भूमि। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है बच्चों, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन में ही इसको पढ़े थे कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। जल संसाधन ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है, सौर ऊर्जा भी है, पवन भी है, कोयला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोयला, क्योंकि कोयला के बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है बच्चों, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद या 180 किलोमीटर के बाद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 200 किलोमीटर के बाद। 200 किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है 43%, दूसरा ऑप्शन में है 27%, तीसरा ऑप्शन में है 30%, चौथा ऑप्शन में है 40%। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 27%। 27% क्षेत्र पर पठारी भाग है। कितनी प्रतिशत? तो इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा 27%। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है बच्चों, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जल, दूसरा ऑप्शन में है वायु, तीसरा ऑप्शन में है हिम, चौथा ऑप्शन में है वन। तो हमसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 वन। वन जो है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है?
निम्नांकित में से कौन सी टिप्पणी, हम लोग को 4 टिप्पणी दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है कृषि प्रसार, दूसरा ऑप्शन में है बृहत स्तरीय विकास परियोजना, तीसरा ऑप्शन में है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, चौथा ऑप्शन में है तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण और ईंधन एक लकड़ी एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है बच्चों, ये जातियां जिनमें लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है? वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वे क्या कहलाती है? उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है दुर्लभ जातियां, दूसरा ऑप्शन में है स्थानीय जातियां, तीसरा ऑप्शन में है संकटग्रस्त जातियां, चौथा ऑप्शन में है लुप्त जातियां। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 संकटग्रस्त जातियां। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वे संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। कौन सी जातियां? तो संकटग्रस्त जातियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है बच्चों, लुप्त जातियां का उदाहरण है। लुप्त जाति का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन सा लुप्त जाति का उदाहरण है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है नीली भेड़, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है एशियाई चीता, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है एशियाई हाथी, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है गैंडा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है वो लुप्त जाति का उदाहरण है। कौन सी जाति? तो लुप्त जाति। कौन सा? तो एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थानीय वन क्षेत्र है? निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थानीय वन क्षेत्र है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में है केरल, तीसरा ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन में है बिहार। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक स्थानीय वन क्षेत्र है। सर्वाधिक स्थानीय वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में है आसाम, तीसरा ऑप्शन में है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन में है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जीके में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी दुर्लभ जाति है? निम्नांकित में से कौन सी दुर्लभ जाति है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है कृंतक जिसको बोला जाता है रोडेंट्स, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है भारतीय जंगली गधा, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है नीली भेड़, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है हॉर्नबिल। और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नांकित में से कौन सी दुर्लभ जाति है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है वो एक प्रकार की दुर्लभ जाति है। एक प्रकार की दुर्लभ जाति। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है विश्नोई, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है दोगरा, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बकरवाल, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है गुज्जर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 विश्नोई। विश्नोई जाति जो है वो काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जाति? तो विश्नोई जाति।
किसकी रक्षा के लिए? तो काले हिरण की रक्षा के लिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है बच्चों, हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एक औषधीय पौधा, एक प्रकार का हिरण, पंछी की एक प्रजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा था हिमालयन यव क्या है? इसका सही आंसर होगा बच्चों एक प्रकार की औषधि। एक प्रकार की औषधि है। हिमालयन यव जो है वो एक प्रकार की औषधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है बच्चों, 1952 में भारत निम्नांकित में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? 1952 में भारत निम्नांकित में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है तेंदुआ, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है गंगा नदी की डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है काली हिरन, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है एशियाई चीता। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, एशियाई चीता। एशियाई चीता को 1952 में भारत निम्न में से किस जाति को विलुप्त घोषित कर दिया था? तो 1952 में एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। 1952 में, डेट एकदम ध्यान से याद रखिएगा, 1952 में किसको? तो एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है बच्चों, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन में है वृक्षों को उगाना, दूसरा ऑप्शन में है वृक्षों को काटना, तीसरा ऑप्शन में है वृक्षों की रक्षा करना, चौथा ऑप्शन में है वनों के स्थान पर कृषि करना। वनों के स्थान पर कृषि करना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, वृक्षों की रक्षा करना। आप लोग बुक में भी चैप्टर में इसको पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन किससे तात्पर्य है? तो चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों की रक्षा करना से तात्पर्य है, वृक्षों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है बच्चों, गुलाबी सिर वाली बतख किस जातियों में शामिल है? गुलाबी सिर वाली बतख किस जातियों में शामिल है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है दुर्लभ जाति, दूसरा ऑप्शन में है संकटग्रस्त जाति, तीसरा ऑप्शन में है सामान्य जातियां, चौथा ऑप्शन में है लुप्त जातियां। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, लुप्त जातियां। गुलाबी हिरन वाली बतख को लुप्त जातियों में शामिल किया गया। कौन सी जाति? तो लुप्त जाति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है वन्य जीवों के आवास का विनाश, दूसरा ऑप्शन में है वन्य जीवों को मारना या शिकार करना, तीसरा ऑप्शन में है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन जो है वो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है बच्चों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मृदा अपरदन रोकने से, दूसरा ऑप्शन में है वनों की कटाई रोकने से, तीसरा ऑप्शन में है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है कृषि उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वनों की कटाई रोकने से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई रोकने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है बच्चों, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई थी? संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है केरल, दूसरा ऑप्शन में है झारखंड,
तीसरा ऑप्शन में है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन में है बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। क्वेश्चन में पूछ रहा था संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक, डेट एकदम याद रखिएगा कौन सी, तो 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3, कितना तिहाई, तो 1/3 हिस्सा किस वन का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है वर्गीकृत वन, दूसरा ऑप्शन में है आरक्षित वन, तीसरा ऑप्शन में है रक्षित वन, चौथा ऑप्शन में है अन्य वन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है वो वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है बच्चों, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है 1/4, दूसरा ऑप्शन में है 2/4, तीसरा ऑप्शन में है 3/4, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 3/4। धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना चौथाई, तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है औद्योगिक अपशिष्ट, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है रासायन, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है कीटनाशक। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 असमान वितरण। जल का असमान वितरण जो है वो खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है बच्चों, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। किसने कहा है कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। कहाँ का, तो आधुनिक भारत का मंदिर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दूसरा ऑप्शन में है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन में है भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को बताने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि इसी तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और सब्सक्राइब के बगल में घंटे का निशान है, इसको जरूर दबा दे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है बच्चों, राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। उस राज्य का नाम बताएं जहां पर हर घर में, प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन में है केरल, तीसरा ऑप्शन में है गोवा, चौथा ऑप्शन में है सिक्किम। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। वह एक ऐसा राज्य है जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। कौन से राज्य, तो तमिलनाडु राज्य में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है असम, दूसरा ऑप्शन में है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन में है मेघालय, चौथा ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। मेघालय राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आप लोगों के जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय राज्य में होती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है उत्तरी हरियाणा, दूसरा ऑप्शन में है दक्षिणी पंजाब, तीसरा ऑप्शन में है पूर्वी राजस्थान और चौथा ऑप्शन में है पश्चिमी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपलब्ध कराती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है भौम जल, दूसरा ऑप्शन में है सतही जल, तीसरा ऑप्शन में है वर्षण, चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो हमसे पूछ रहा है कि अलवणीय जल का स्रोत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। भौम जल भी है, सतही जल भी है और वर्षण जल भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है बच्चों, जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता का कारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, जल का समान वितरण, जल संरक्षण का ना होना या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। क्या? तो इनमें से सभी। जल दुर्लभता का कारण है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, जल का समान वितरण, जल संरक्षण का ना होना, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? सिंचाई के लिए, सिंचाई की एक तरीका है, गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं सिंचाई करने के लिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तरी मैदान, दूसरा ऑप्शन में है पश्चिमी हिमालय, तीसरा ऑप्शन में है तटीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन में है पूर्वी हिमालय। इसका सही आंसर होगा बच्चों पश्चिमी हिमालय। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है सरदार सरोवर, दूसरा ऑप्शन में है भाखड़ा नांगल, तीसरा ऑप्शन में है रिहंद, चौथा ऑप्शन में है टिहरी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये भाखड़ा नांगल से है। इस क्वेश्चन को भी एकदम ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों, इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 2.5, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है 1.5, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है 7.2, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है 10.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2.5। 2.5 प्रतिशत भाग अलवणीय है। कहां पर? तो विश्व में। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है किस राज्य में? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में है पश्चिमी बंगाल, तीसरा ऑप्शन में है मेघालय और चौथा ऑप्शन में है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा बच्चों मेघालय। मेघालय राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है महानदी, दूसरा ऑप्शन में है नर्मदा नदी,
तीसरा ऑप्शन में है सतलज व्यास नदी, चौथा ऑप्शन में है यमुना नदी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यमुना नदी। यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है। निम्नांकित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है भूतल अपवाह, दूसरा ऑप्शन में है भूजल, तीसरा ऑप्शन में है वर्षा, चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा ताजा पानी का स्रोत है। इसका सही आंसर होगा भूजल। भूजल जो है वो ताजा पानी का स्रोत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ बच्चों इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है चंबल, दूसरा ऑप्शन में है नागार्जुन सागर, तीसरा ऑप्शन में है भाखड़ा नांगल, चौथा ऑप्शन में है इंदिरा गांधी नहर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहता है। इनमें से किस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण रहता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है हीराकुंड, दूसरा ऑप्शन में है चंबल, तीसरा ऑप्शन में है भाखड़, चौथा ऑप्शन में है कोसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोसी। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बाढ़ नियंत्रण है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है बच्चों 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट के क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त, अशोक, तीसरा ऑप्शन में है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। कौन, तो इल्तुतमिश मुगल राजा ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ बच्चों जल की कमी के क्या कारण है। जल की कमी के क्या कारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है अति शोषण, दूसरा ऑप्शन में है अत्यधिक प्रयोग, तीसरा ऑप्शन में है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का समान वितरण, चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। इसमें सही आंसर होगा बच्चों इनमें से सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इनमें से सभी जल की कमी के क्या कारण है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है बच्चों पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है वो किस कारण से कम हो रही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, या भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से। चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से क्या हो रहा है, तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है इंदिरा गांधी नहर के बनने से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ बच्चों प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने से बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। जल दुर्लभता जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न हो जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है औद्योगिक कचरे और रसायन से जल की गुणवत्ता में कमी होना, दूसरा ऑप्शन में है अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना,
तीसरा ऑप्शन में है जल की मात्रा में वृद्धि और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों औद्योगिक कचरे और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। औद्योगिक कचरे और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, जल की प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता की समस्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाए। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सिंचाई की सुविधा, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है जल विद्युत उत्पादन और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, बाढ़ पर नियंत्रण। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो ये बाढ़ पर नियंत्रण करता है। किस पर? तो बाढ़ पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है स्थानांतरित कृषि, दूसरा ऑप्शन में है बागवानी, तीसरा ऑप्शन में है रोपण कृषि, चौथा ऑप्शन में है गहन कृषि। इसका सही आंसर होगा बच्चों रोपण कृषि। कौन सा? तो रोपण कृषि। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है बच्चों, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल है तो सबसे पहले रबी फसल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रबी फसल क्या होता है? तो रबी फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। इसका मंथ है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती है और काटी जाती है। किस किस मंथ में? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मतलब सर्दियों के मौसम में। तो रबी फसल में कौन कौन आ जाएगा? तो रबी फसल में गेहूं, आलू, मटर, चना इत्यादि, ये सभी फसलें जो है वो रबी फसल कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? हमसे रबी फसल पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है चावल, दूसरा ऑप्शन में है चना, तीसरा ऑप्शन में है मोटे अनाज और चौथा ऑप्शन में है कपास। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, चना। चना जो है एक प्रकार का रबी फसल है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी एक फलीदार फसलें है? निम्नांकित में से कौन सी एक फलीदार फसलें है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है दालें, दूसरा ऑप्शन में है ज्वार तिल, तीसरा ऑप्शन में है मोटे अनाज, चौथा ऑप्शन में है तिल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दालें। दालें जो है वो एक प्रकार की फलीदार फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है, सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है मध्यम सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य, तीसरा ऑप्शन में है न्यूनतम सहायता मूल्य, चौथा ऑप्शन में है प्रभावी सहायता मूल्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य देती है फसलों की सहायता के लिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है स्थानांतरित, दूसरा ऑप्शन में है झूम, तीसरा ऑप्शन में है दीपा और चौथा ऑप्शन में है पलामू। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दीपा। दीपा जो है वो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। मणिपुर में क्या बोलते हैं? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा बोला जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में।
क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में चाय का मुख्य उत्पादन राज्य है। भारत में चाय का मुख्य उत्पादक राज्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन में है असम, तीसरा ऑप्शन में है केरल, चौथा ऑप्शन में है बिहार। तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि चाय का बागान कहाँ पर है, तो चाय का बागान आसाम में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है जूट, दूसरा ऑप्शन में है सन, तीसरा ऑप्शन में है कपास और चौथा ऑप्शन में है रबड़। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 रबड़। रबड़ जो है वो एक प्रकार का रेशेदार फसल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन रेशेदार फसल नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है टमाटर, दूसरा ऑप्शन में है कॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन में है कपास जूट, चौथा ऑप्शन में है रबड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कपास जूट। कपास जूट एक प्रकार का रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है चाय, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है दही, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉफी और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है दालें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाय। चाय एक प्रकार का पेय फसल है जिसे भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक करता है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरे बच्चों हिस्ट्री वाले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे भी जरूर देख ले, जिससे कि आप लोगों का हिस्ट्री भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है बच्चों, रेशम उत्पादक के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। इसका आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है ऑप्शन 3 और 2 में, लेकिन आंसर ध्यान रखिएगा कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है बच्चों, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य, कहां पर गन्ने सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है यूपी, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बिहार, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है पंजाब। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यूपी। यूपी में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है कौन, तो यूपी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है बच्चों, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है रबड़, दूसरा ऑप्शन में है कहवा, तीसरा ऑप्शन में है कपास और चौथा ऑप्शन में है जूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है बच्चों, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि खरीफ फसल किसे कहा जाता है। खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जिसे जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें कौन कौन से फसल आ जाएंगे, तो खरीफ फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये सभी खरीफ फसलें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है चावल, मक्का, बाजरा, चना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 चना। चना एक प्रकार का रबी फसल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। 75 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सी फसल दक्कन पठार से शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है। कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है रबड़, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कपास, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है गेहूं और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है चावल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 कपास। ऑप्शन नंबर 2 कपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के जीके में भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बुक में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ है। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड में लागू हुआ है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आते हैं। और रबी फसल के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है कि रबी फसल किसे कहा जाता है। तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और दिसंबर जनवरी में काटी जाती है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं तो गेहूं, आलू, मटर, चना ये सभी रबी फसलें कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है। चावल, गेहूं, दलहन, चना इसमें से कौन सी खरीफ फसल है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 चावल। चावल एक प्रकार की खरीफ फसल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है बच्चों भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है चावल गेहूं, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है गेहूं और मक्का, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है चावल और बाजरा और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों मक्का और चना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चावल और गेहूं 2 खाद्यान्न फसलें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है बच्चों झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है बच्चों झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अब्रक, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉयस्क और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है तांबा। इसका सही आंसर होगा अब्रक। अब्रक जो है वो झारखंड के कोडरमा में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला खनिज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। किस चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है तलछटी चट्टानें, दूसरा ऑप्शन में है आग्नेय चट्टानें, तीसरा ऑप्शन में है कायांतरिक चट्टानें और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 तलछटी चट्टानें। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी इस तरह के क्वेश्चन को शेयर कर दें जिससे कि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है बच्चों मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सी खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सी खनिज पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है खनिज तेल, दूसरा ऑप्शन में है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन में है थोरियम और चौथा ऑप्शन में है कोयला। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 थोरियम। थोरियम जो है वो मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है।
कौन सा? तो थोरियम खनिज। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन में है हीरा, तीसरा ऑप्शन में है लोहा और चौथा ऑप्शन में है सिल खाड़ी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर खनिज है, सबसे कठोर खनिज है हीरा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है बच्चों, खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उस खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बारे में आप लोगों ने पहला पढ़ा होगा कि यह कोडरमा में भी सबसे ज्यादा उगाया जाता है, मतलब कोडरमा में सबसे ज्यादा निकलता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कोयला, दूसरा ऑप्शन में है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन में है लोहा और चौथा ऑप्शन में है अबरक। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर होगा जो कि कोडरमा में भी होता है, अबरक। अबरक जो है वो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है बच्चों, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला, लेड। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 कोयला। कोयला को काला सोना कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ है बच्चों, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है अबरक, दूसरा ऑप्शन में है सल्फर, तीसरा ऑप्शन में है चूना पत्थर और चौथा ऑप्शन में है बॉक्साइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो अधात्विक खनिजों का एक उदाहरण नहीं है, बॉक्साइट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है बच्चों, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है कि धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है तांबा, दूसरा ऑप्शन में है सीसा, तीसरा ऑप्शन में है जस्ता और चौथा ऑप्शन में है पोटास। और हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पोटास। पोटास जो है वो धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है, बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क श्रेणी पेटी में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा और झारखंड पेटी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? तो बादाम पहाड़ खदानें जो है वो उड़ीसा और झारखंड पेटी में स्थित है। उड़ीसा और झारखंड पेटी कहां पर? तो उड़ीसा और झारखंड पेटी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है बच्चों, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, सबसे अच्छा प्रकार का लौह अयस्क कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन में है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन में है एंथ्रासाइट और चौथा ऑप्शन में है ब्रोमाइट। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ बच्चों कि भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है झारखंड, दूसरा ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में है बिहार और चौथा ऑप्शन में है कर्नाटक। और हमसे पूछा है कि तांबा उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा कहां पर है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक राज्य है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है?
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, मैग्नीज उड़ीसा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मुझे विश्वास है कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं याद होता है तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखें, लेकिन सभी क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में याद कर ले, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लिग्नाटाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या बॉक्साइट। इसमें सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा? तो एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है गुजरात, दूसरा ऑप्शन में है पंजाब, तीसरा ऑप्शन में है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन में है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। राजस्थान राज्य वह राज्य है जहां पर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? अब हमसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में है बिहार और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। राजस्थान वह राज्य है जहां पर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है, 92 को 93 लिख दिया गया है। अब हम लोग आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लौह इस्पात, रासायन उद्योग, सीमेंट उद्योग और विद्युत उद्योग। इसका सही आंसर होगा बच्चों सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। कौन सा? तो चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा लौह युक्त धातु है? निम्नांकित में से कौन सा लौह युक्त धातु है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन में है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन में है सोना और चौथा ऑप्शन में है अब्रक। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा लौह युक्त धातु है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, अब्रक। अब्रक जो है वो एक प्रकार का लौह युक्त धातु है और यह सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा होता है झारखंड के कोडरमा राज्य में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नांकित में से कौन सा वह उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है कि चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीमेंट। सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 96 में। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? इसमें 4 कंपनी लिखा हुआ है, टाटा स्टील, एमएनसीसी, हेल या सेल। इसका सही आंसर होगा बच्चों
ऑप्शन नंबर 4 सेल। SAIL सेल वह एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है एल्युमिनियम प्रगलन, दूसरा ऑप्शन में है कागज, तीसरा ऑप्शन में है स्टील और चौथा ऑप्शन में है सीमेंट। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि चूना पत्थर जो है उसको कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग प्रयोग करता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन करता है? तो एल्युमिनियम प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ बच्चों, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और क्वेश्चन में जितना भी दिया हुआ जैसे दूरभाष, कंप्यूटर सब इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ बच्चों लॉ अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ बच्चों लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या आधारभूत उद्योग। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आधारभूत उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण है। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। पटसन उद्योग को हुगली नदी पर केंद्रित क्यों किया गया है? तो कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, सस्ता जल परिवहन है, बाजार की सुविधा मिल जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इस तरह बच्चों हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ज्योग्राफी के। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह के और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 में। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ है बच्चों, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है संरक्षण, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है संसाधन, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है श्रम और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विनिर्माण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विनिर्माण। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 में। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा हुआ है भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 में। क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? निम्नांकित में से कौन सा वह नगर है जो लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, मुंबई, बेंगलोर, जमशेदपुर और दिल्ली। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर। जमशेदपुर वह नगर है जहां लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। कहां पर? तो जमशेदपुर में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 में। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा हुआ बच्चों,
पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन में है मुंबई, तीसरा ऑप्शन में है कोलकाता और चौथा ऑप्शन में है दिल्ली। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। मुंबई वह शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 में। क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा हुआ है बच्चों, कृषि आधारित उद्योग निम्न नहीं है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? रेशम, चीनी, तांबा प्रगलन, वनस्पति तेल। रेशम, चीनी, तांबा प्रगलन और वनस्पति तेल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 तांबा प्रगलन एक प्रकार का कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। किस शहर को? तो बैंगलोर को। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा हुआ है बच्चों, भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान है। भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा। भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी, ध्यान रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी पूछ रहा है, पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर गलियारे जो हैं वो पूर्वी पश्चिमी गलियारे हैं। कौन सा? तो सिलचर तथा पोरबंदर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियां तथा देरियों को घटाती है? निम्नांकित में से कौन सा परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर पाइपलाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर 4 पाइपलाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में है गुजरात, तीसरा ऑप्शन में है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन में है यूपी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 111 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है पाइपलाइन, दूसरा ऑप्शन में है सड़क परिवहन, तीसरा ऑप्शन में है रेल और चौथा ऑप्शन में है वायु परिवहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेल परिवहन। रेल परिवहन वह परिवहन साधन है जो भारत के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा ऑप्शन में है स्थानीय व्यापार, तीसरा ऑप्शन में है आंतरिक व्यापार और चौथा ऑप्शन में है बाहरी व्यापार। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। 113 में लिखा हुआ है, उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है।
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में श्रीनगर, दूसरा में कन्याकुमारी, तीसरा में त्रिवेंद्रम, चौथा में पोरबंदर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह बिंदु है जो उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? तो कन्याकुमारी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 में। क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा हुआ है राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय, कहां से? तो जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 राज्य मार्ग। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 राज्य मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 115 को देख लेते हैं। 115 में लिखा हुआ है गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है सीमांत सड़कें, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कच्ची सड़कें, तीसरा ऑप्शन में अन्य सड़कें और चौथा ऑप्शन में पक्की सड़कें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 अन्य सड़कें। गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है अन्य सड़कें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 116 में देख लेते हैं। 116 में लिखा हुआ बच्चों सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा 1960। 1960 ईस्वी में सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। कब? तो 1960 में। डेट एकदम ध्यान से याद रखिएगा 1960। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 117 में। क्वेश्चन 117 में लिखा हुआ है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसमें भी 4 ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 1953 में। 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में। क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा हुआ है बच्चों दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ती है? दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 7 और राजमार्ग संख्या 2। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 राजमार्ग संख्या 1 जो है वो दिल्ली और अमृतसर राजमार्गों को जोड़ती है। राजमार्ग संख्या 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 119 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा हुआ है भारत का सबसे बड़ा पतन जिसे हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 120 को देख लेते हैं। 120 में लिखा हुआ है बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 कांडला। कांडला बंदरगाह जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा विकसित होने वाला बंदरगाह है। कौन सा? तो कांडला बंदरगाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 121 को देख लेते हैं। 121 में लिखा हुआ बच्चों निम्नांकित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मार्मागांव। मार्मागांव पतन वह पतन है जो लौह अयस्क के निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात कौन सा समुद्री पतन से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्मागांव पतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 122 में देख लेते हैं। 122 में लिखा हुआ बच्चों भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना कृत्रिम पतन
पतन जिसे बंदरगाह कहा जाता है, और कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। सबसे पुराना कौन सा पतन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई। चेन्नई सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। कौन सा? तो चेन्नई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 123 में देख लेते हैं। भारत की पहली रेल कब चलाई गई थी? भारत की पहली रेल कब चलाई गई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 124 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में लिखा हुआ बच्चों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है 8, 7, 33 और 15, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? तो 7वां जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कर दे, और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दे, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।